नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड के बाद मैं ये बनाने के लिए जा रहा हूँ कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि ऐसे कुछ टिप्स प्रोवाइड किए जाएं जिससे रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ टिप्स प्रोवाइड करूँगा। अगर आप इनके प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपके जो केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ड होता है, जहाँ आपके ऊपर बैन लगता है, जब वीज़ा रिजेक्ट होता है, उसके जो चांसेस हैं काफ़ी कम हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से टिप्स हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ये जो टिप्स हैं ये हमने कहाँ से निकाले हैं, ये हमें क्यों मालूम है, क्योंकि 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ए स्मॉल एक्सपीरियंस। हर एक कंट्री में हमारी फ़ाइलें पड़ती हैं। हमें मालूम है कि ये स्पेसिफिक कंट्री में आपने अगर अपनी फ़ाइल डालनी है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आप इस वे से अपनी फ़ाइल डाल देते हैं तो आपकी फ़ाइल को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। आपकी फ़ाइल आइदर वो ऑन द बेसिस ऑफ ये रिजेक्ट कर देंगे कि आपने ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनके ऊपर अपलोड नहीं किए हैं। तो इनको कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल के ऊपर 100 कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें हैं। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट में जाकर हमारी नंबर ऑफ़ वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें और अपने लाखों रुपए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। तो वो टिप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि आपकी जो फाइल है वो प्रेजेंटेबल मैनर में होनी चाहिए। तो अभी प्रेजेंटेबल मैनर का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर आप किसी को कोई भी फ़ाइल देने के लिए जा रहे हैं तो अगर आपने उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आइदर ओरिजिनल हैं, जहाँ आपने कोई स्कैन कॉपी हैं या फ़ोटो कॉपीज़ हैं, वो प्रॉपर प्रेजेंटेबल मैनर, मतलब A4 साइज़ के जो पेपर होते हैं उसमें आपने प्रॉपर फ़ोटो उनकी निकाली हों, जो कि विजिबल फ़ोटो स्टेट हों। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो स्टेट निकाली आई हों, दिखाई ना दें हों, वो भी आपकी फ़ाइल के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ आपने फ़ोटो स्टेट लीगल पेपर पर करवा ली, कुछ A4 के ऊपर करवा ली, तो उसमें भी आपके मैक्सिमम चांसेस है वीज़ा रिजेक्शन के। और बहुत सारे लोग दे स्टेपलर पे ने दे वो आल पिने लगा लगा के बुरा हाल कर देते हैं और आपकी आल पिन ऑफिसर के हाथ में भी लग सकती है। उसका इम्पैक्ट भी आपकी फ़ाइल के ऊपर बैड पड़ सकता है। अवॉइड करें जहाँ पर आपको स्टेपलर की रिक्वायरमेंट ना हो। तो जो फॉर्म भरना है, फॉर्म के अंदर किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो फेयरेबल मैनर, प्रेजेंटेबल मैनर के अकॉर्डिंग देने की कोशिश करें। और मैक्सिमम फॉर्म के ऊपर मेंशन किया होता है कि आप अपना फॉर्म है वो कैपिटल वर्ड में भरें। तो आपने जो भी फॉर्म भरना है उसका प्रॉपर रिप्लाई और आपकी हैंडराइटिंग प्रॉपर हो। किसी भी कॉलम को ब्लैंक छोड़ना नहीं है। जहाँ पर कोई चीज़ मेंशन ना करने वाली हो, नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। जहाँ वहाँ पर हाइफन सा कुछ मेंशन कर दीजिए। एक तो ये है। दूसरा, जो प्रेजेंटेबल मैनर में फ़ाइल तैयार करनी है वो कैसे तैयार करनी है? तैयार अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट ऑफ द एम्बेसी। एम्बेसी की उस स्पेसिफिक कंट्री की चेकलिस्ट, उस स्पेसिफिक वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड स्पेसिफिक एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने उसके अंदर रिक्वायर्ड किए हैं, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, उस बेस से ही आपने अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर करना है। आपके मिसिंग डॉक्यूमेंट होने के कारण में भी आपकी फ़ाइल एम्बेसी में एक्सेप्ट ना हो, वो आपको दोबारा वापस भेजने की दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर आओ। मे भी आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाए, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए कि आपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उनके अंदर डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं किए हैं। तो उन चीज़ों को प्रॉपर अपने माइंड में लेकर चलना है। और मेरे पास जो मैक्सिमम रिफ्यूज़ल देखने को मिलती हैं, पढ़े लिखे लोगों की भी, और अनएजुकेटेड तो बेचारा समझदार ही नहीं है, उसको तो यही लगता है कि सतीश इतनी बढ़िया वीडियो बना रहा है, इसके पास चला जाऊँ, इसने जो वीज़ा है यहीं से निकाल के लगा के पासपोर्ट पर दे देना है। तो इन चीज़ों को माइंड से निकालें। आपकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फाइल है वो आप खुद प्रेजेंट कर रहे हैं एम्बेसी को, ना तो कोई आपकी फ़ाइल एजेंट्स प्रेजेंट कर रहा है, ना आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, ना आपका कोई यूनिवर्सिटी कर रहा है। आप अपनी फ़ाइल अगर एम्बेसी में लेकर जा रहे हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी खुद की है। तो इसका मीन्स ये है कि आपने कभी भी अपनी फ़ाइल में किसी भी टाइप का अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है।
ये मेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है। 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस छोटा नहीं होता है। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके कंप्लीट कैरियर को स्पॉइल कर सकती है, क्योंकि आज की डेट में सारा कुछ ऑटोमेशंस हैं। पहले क्या था, मैनुअल था। मैनुअल मींस क्या था, सारा हाथ से काम होता था। कंप्यूटर आने के कारण सारा डाटा आपका, सब चीज़ें ऑनलाइन एम्बेसीज के पास पड़ी हुई होती हैं। आइदर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया है, उसको क्रॉस कैसे चेक करना है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एज वेल एज उनके पास थर्ड पार्टी हायर किए हुए हैं। उन्होंने थर्ड पार्टी मीन्स अनदर एजेंसीज को हायर किया है कि अगर आपने अपनी फ़ाइल एम्बेसी में सबमिशन करवाई है तो वो सबसे पहले आपकी फ़ाइल को उठाकर अपनी थर्ड पार्टी जो वेरीफाइबल एजेंसीज हो सकती हैं, जैसे मैं हेलो वेरीफाई कहूँ, ऐसे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वो आपके व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल के ऊपर या साथ अटैच होते हैं तो उनको वो वेरीफाई करती हैं, ऑनलाइन करती हैं, फिज़िकली करती हैं, डिपेंड है कि आपने वीज़ा कौन सा अप्लाई किया है। आइदर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं, आइदर आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, आइदर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, आइदर आपका एक्सपीरियंस है, व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर फेक नहीं लगाना है। अभी क्या है कि कुछ एम्बेसीज आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ करती ही करती, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, जब फेक स्टेटमेंट अपने फॉर्म के अंदर मेंशन कर देते हैं, तो उसके कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि वीज़ा तो रिफ्यूज़ होता ही होता है और साथ में बहुत सारी कंट्री आपको उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए बैन परमानेंटली भी कर सकती हैं, टेम्पररी टाइम के लिए भी कर सकती हैं, 1 साल 2 साल और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए भी। उसके बैन के जो कंसिक्वेंसेस हैं आपकी अनदर एप्लीकेशंस में भी पड़ेंगे। जब आपका वीज़ा एक स्पेसिफिक कंट्री का रिफ्यूज्ड है, साथ में बैन लगा है, उसके बाद अगर आप अनदर कंट्री में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वो कंट्रीज़ एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ में भी डाटा शेयर करती हों। तो अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की पहले कोशिश की थी तो अभी नई कंट्री में अपना केस डाला है तो वो भी उस ग्राउंड के ऊपर आपके केस को रिजेक्ट कर सकती हैं। तो इनके प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं और ये सारा का सारा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, ना आपके पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा, ना आपके एजेंट के ऊपर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपने प्रॉपर अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है आपने ये समझना है कि मैं ही वीज़ा ऑफिसर हूँ, अभी मेरे पास ही मेरी फ़ाइल आई है, तो आपकी फ़ाइल के अंदर ऐसा क्या है कि वो आपको इमीडिएटली वीज़ा ग्रांट कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट लगा है वेदर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइबल है या नहीं है। वेरीफाइबल मीन्स ये है कि अगर आपने अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो क्या वो आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अवेलेबल हैं। डिजी लॉकर में आपके आज की डेट में जैसा ऑटोमेशंस हैं तो होने चाहिए। अगर आपने कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपने साथ लगाया है, आइदर बैंक स्टेटमेंट है, आइदर बैंक सर्टिफिकेट है, तो वो जो सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट लगाई हैं क्या वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मींस बैंक के टेलीफोन नंबर मेंशन्ड है, ईमेल मेंशन्ड है, उनके एड्रेस मेंशन्ड है या नहीं है, इनको भी चेक करना है ताकि आपके डॉक्यूमेंटों को अगर वीज़ा ऑफिसर ने वेरीफाई करना हो वो इमीडिएटली फ़ोन करके वेरीफाई कर पाए। अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब लेटर साथ में लगाए हैं तो उनके ऊपर भी प्रॉपर एड्रेस और प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन्ड होनी चाहिए ताकि आपके डॉक्यूमेंटों को जो आपका वीज़ा ऑफिसर है इजीली एक्सेस कर पाए। तो अभी फॉर्म भरने से पहले ये भी आपने चेक करना है कि अगर आप प्रीवियस कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, मतलब आपका पहले किसी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज्ड है, तो अभी जिस प्रोस्पेक्टिव कंट्री में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो क्या वो एक दूसरी कंट्री के साथ डाटा शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, तो क्या हमें प्रीवियस रिफ्यूज़ल कहाँ पर मेंशन करनी है या नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपका थाईलैंड जैसी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ड है, मलेशिया जैसी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ है, अभी आप कोई शेंगन का वीज़ा, यूएस का वीज़ा या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो कवरिंग लेटर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा मलेशिया से वीज़ा रिफ्यूज़ है, सिंगापुर से वीज़ा रिफ्यूज़ है। तो ऐसी मिस्टेकों को भी अवॉइड करना है। जहाँ पर नेगेटिव चीज़ दिखाई देती है फाइल के ऊपर तो वीज़ा ऑफिसर के पास बहुत रश होने के कारण वो आपकी फ़ाइल को उसी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम से भी रिजेक्ट कर सकता है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने जो वीज़ा रिफ्यूज़ल को अवॉइड करवा सकते हैं। इवन सिलेक्शन ऑफ सीज़न, सिलेक्शन ऑफ कंट्री। अभी आप जिस कंट्री में आइदर स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, जहां आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं,
अभी विंटर के सीज़न है, वहाँ पर टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो इस मीन्स कि आपकी इंटेंशन टूरिज़्म की नहीं है, तो सिलेक्शन ऑफ सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आप वीज़ा टूरिज़्म के लिए डाल रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ कंट्री और सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, आपकी प्रीवियस प्रोफाइल क्या है, आपकी एज क्या है, आपका एडमिशन वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आ चुका है, जिस कंट्री की एम्बेसी में वीज़ा डालने के लिए जा रहे हैं तो उसका ट्रेंडिंग क्या है वीज़ा का, इन चीज़ों को माइंड में रखते हैं तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने इस मंच पर इन ए फ्यू मिनट्स बता दी हैं, क्यों बता दी हैं, क्योंकि ये मेरा पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया हुआ है, दैट रीज़न हम इन सब चीज़ों को प्रिकॉशंस लेते हैं जब भी कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है। तो अगर आप ऐसे प्रिकॉशन लेकर अपना केस प्रोसेस करते हैं, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, 80 से 90% आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस है। गारंटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गारंटी क्यों नहीं दे पाएंगे, सिंस वी आर नॉट द एम्बेसी, डिसीजनिंग अथॉरिटी वो है, उन्हों के माइंड में क्या चल रहा है आपके केस के ऊपर, इट इज़ डिपेंड ऑन देम। बट अगर आप ऐसे प्रेजेंट केस करते हैं तो हम एम्बेसीज के साथ फाइट करके भी वीज़ा लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, आपको ये नहीं मालूम कि आपकी फाइल के अंदर क्या लगा हुआ है, तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है। इवन ऑलवेज जब आप अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट करवा देते हैं, ऑलवेज मेंटली प्रिपेयर रहें फॉर द इंटरव्यू, टेलीफोनिकली और फिजिकली, जहां पर इंटरव्यू है या नहीं भी है, ताकि आपको पूरा आइडिया हो कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपनी फाइल के अंदर लगाया है वो आपके फिंगर्स के ऊपर है, आपके माइंड के अंदर है, ताकि वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप उसका इमीडिएटली रिप्लाई देते हैं। तो ऐसे टिप्स हम आम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं जो हमारे साथ डिफरेंट कंट्री की सर्विसेज लेते हैं। तो हम अपने दोनों चैनल के ऊपर इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज अपलोड करते रहते हैं। अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है, वीज़ा रिफ्यूज़ है, जहां आपके किसी फ्रेंड ने फॉरेन कंट्री में जाना है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।